Hello everyone, this is Ankita Shukla. I hope you all are doing well and हम क्या करने वाले हैं SBI क्लर्क का एक मॉक सॉल्व करने वाले हैं। अब ये मॉक को मैं मॉक के तौर पे नहीं सॉल्व कर रही हूँ, मेरा सॉल्व पहले से सॉल्व किया हुआ मॉक है। इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने टाइमर के साथ में किया तो मैं सॉल्व करने में ही लग जाऊँगी और पेन टैब है तो स्पीड बनेगी नहीं और टाइम चला जाएगा और मुझे जो चीज़ें बतानी है बीच बीच में, जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, किस तरह से क्यों किस चीज़ को क्यों पहले करना है बाद में करना है, वो जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो भी बतानी है वो रह जाएँगी अगर मैंने टाइमर ऑन किया। मैं बिना टाइमर के कर रही हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप कैसे ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो या बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो कि हेल्प कर जाएँगी आपको 5 से 6 नंबर तो एटलीस्ट बढ़ा देंगी अगर आपने सही से कर लिया प्रैक्टिस या जो भी। ऑल्सो अब हाँ, एक और चीज़ मैं हिंदी में इसको कर रही हूँ और आप लोग बहुत पूछते हो कि आपकी इंग्लिश ठीक-ठाक है, कि आप क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में कर सकते हो, तो हिंदी में क्यों करते हो? तो उसके पीछे रीज़न ये है, देखिए इंग्लिश में अगर ये क्वेश्चन है, अभी एक और रीज़न बताऊँगी, लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है तो इसमें एफ, जी, एफ, ई ये सब जितना भी है, नेमिंग जितनी भी है, वो सारी इसमें मर्ज हो जाती है। लेकिन अगर हिंदी में करते हैं तो ये पॉप आउट होके बाहर आती है, तो क्वेश्चन पढ़ने में आसानी रहती है और एग्ज़ाम पेपर में हम लोग बार-बार स्क्रीन देखते हैं, बार-बार अपना पेपर देखते हैं, तो ऊपर जब जैसे स्क्रीन देखते हैं तो हमें एकदम से क्लिक नहीं होता। जब हम इंग्लिश में होता है तो हम ढूँढते हैं कि हमारा कहाँ था क्वेश्चन कहाँ था। और आप देखिए इंग्लिश में लैंग्वेज भी ज़्यादा हो जाती है, हिंदी में वो काफ़ी शॉर्ट में हो जाता है, तो मुझे हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। इसीलिए मैं मैथ्स का क्वेश्चन पेपर हमेशा हिंदी में सॉल्व करती हूँ। उसमें जो डिजिट्स होती हैं, जैसे 8% लिखा है और मैं क्वेश्चन नीचे सॉल्व कर रही हूँ, एग्ज़ैक्टली मुझे तुरंत एकदम से ध्यान रखना है कि कितना परसेंट था रेट, तो मैं ऊपर देखूँगी तो वो हिंदी के बीच में 8% एकदम पॉप अप होके आएगा और मुझे ढूँढना नहीं पड़ेगा उसमें कहीं। ये थोड़ा-सा मेरे लिए ईज़ी होता है, मुझे नहीं पता किसको ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है। एक और इसमें कारण है कि हिंदी में क्यों करती हूँ, अभी देखिएगा मैं बताऊँगी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए पहला करते हैं पहले, फिर बीच-बीच में मैं आपको चीज़ें बताती जाऊँगी, ठीक है? एक परिवार में 8 सदस्य हैं, परिवार में 2 दंपति हैं, डी एफ का भाई है, डी भाई हो गया एफ का, जी एफ की इकलौती पुत्री है, जी जो है वो एफ की इकलौती पुत्री है, ई डी की भाभी है। अब ई डी की भाभी है तो यहीं पे आएगी क्योंकि तीसरा भाई अगर फिर होगा तो वो प्रोबेबिलिटी अलग है। एंड सी बी की बहू है, सी बी की बहू है, ओके सी और बी दोनों नहीं है। जो एफ की माँ है, बी जो एफ की माँ है, बी जो है वो एफ की माँ है और सी जो है वो बी की बहू है, तो सी यहाँ पे आ जाएगी। देन ए एफ का भतीजा है, ए जो है वो एफ का भतीजा है, इसका मतलब इनका बेटा है ए। एंड एच डी की इकलौती पुत्री है, एच जो है वो डी की इकलौती पुत्री है, ठीक है। मैं हस्बैंड वाइफ को ऐसे पास पास रखती हूँ और भाई बहन में ऐसे लाइन लगा देती हूँ, मेरा अलग ही कोड चलता है, ठीक है। ये सॉल्व हो गई, यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने जब यहाँ तक सॉल्व कर लिया था कि डी एफ का भाई, डी एफ का भाई है और जी एफ की इकलौती पुत्री है, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। इसके बाद लाइन आई थी कि ई डी की भाभी है, ई जो है वो डी की भाभी है। यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा है भाभी है, मतलब भाई की वाइफ है। तो हम एफ को भाई बना के ई को बहुत आसानी से हमने भाई मतलब भाभी बना दिया था। लेकिन अगर हम इंग्लिश में करें तो यहाँ पे लिखा है ई सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बन जाती है, या तो इनके भाई की वाइफ हो सकती है या तो इनकी वाइफ की बहन हो सकती है, क्योंकि ये भी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, ये भी सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी। लेकिन हिंदी में क्या है, इधर ये भाभी है इधर ये साली है, तो हिंदी ज़्यादा आसान होती है, स्टेप्स कम कर देती है हिंदी, तो इसलिए मैं हिंदी ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें इसी क्वेश्चन में एक और ट्रिक मैं बताने वाली हूँ अभी, वो क्या होगी अभी एक सेकंड करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ डी से किस प्रकार संबंधित है, एफ जो है वो डी का भाई है। एच एफ से किस प्रकार संबंधित है, एच एफ की भतीजी है। सी एफ से किस प्रकार संबंधित है, सी एफ की सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी हो गई। एंड ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें एक और ट्रिक बता देते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे तो बहुत छोटी पजल थी तो मैंने सबसे पहले कर लिया, लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी बड़ी पजल होती तो मैं इसको लास्ट के लिए छोड़ती। और मैं पजल लास्ट में क्यों छोड़ती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पजल पहले कर लेनी चाहिए और जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे मतलब इजी वन वो लास्ट में करने चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट में 1 मिनट या 1.5 मिनट बाकी है तो इस 1-1.5 मिनट में हम पजल नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि मान लीजिए आप पजल पहले सॉल्व कर रहे हैं और आपने पहले पजल सॉल्व की, ठीक है, कोशिश की, एक बड़ी सी पजल थी, आपने कोशिश की सॉल्व करने की और आपको सॉल्व करते करते 2 मिनट हो गए और वो पजल आपसे नहीं हुई है। अब नहीं हुई है तो आपसे छोड़ भी नहीं पा रहे हैं आप इसको, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो अभी तक जो आधा आपने इसको समझा है पजल को और सॉल्व किया है, वो जब आप लास्ट में वापस आएंगे इसको करने तो आपको दोबारा से वो 2 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, है ना। आप इसको छोड़ नहीं सकते, इसमें और टाइम देंगे और टाइम देंगे तो आपका प्रॉब्लम होगी। अगर छोड़ दिया तो लास्ट में तो ये आप कर नहीं पाएंगे, पक्की बात है।
ठीक है। मे भी टाइम बच जाए, आपकी स्पीड अच्छी हो जाए तो आप कर लें, लेकिन फिर से आपको वो 2 मिनट देने ही पड़ेंगे इसको। 2 नहीं तो 1.5 मिनट तो जाएगा ही समझने में दोबारा से। लेकिन अगर आप पज़ल बाद में करते हो, पहले आपने क्वेश्चंस कर लिए तो आपने उतने मार्क्स सिक्योर कर लिए, जितने भी वो सिंगल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कर लिए तो आपने उतने मार्क्स सिक्योर कर लिए। अब आपके पास में पज़ल बची हुई हैं, पज़ल्स भी ईज़ी वाली पहले ही कर लीजिए। इसके बाद में आपने जब लास्ट में आप बड़ी पज़ल करेंगे, तो मान लीजिए लास्ट में आप कर रहे हैं और एक पज़ल में फँस गए हैं, तो आप उसको टाइम दे सकते हैं एकदम, मतलब निश्चिंत होके कि आपके पास में क्वेश्चंस बचे नहीं हैं। और जब ये माइंड में होता है ना कि आपके पास में क्वेश्चंस नहीं बचे, तो पज़ल में दिमाग ज़्यादा लगता है और इतनी टेंशन नहीं होती है जल्दी-जल्दी की। अगर नहीं भी हुई तो भी ठीक है, हमारी एक पज़ल ही छूटेगी, ठीक है? लेकिन जब स्टार्टिंग में पज़ल कर रहे होते हैं तो ये होता है कि अगर नहीं हुई तो लास्ट की ईज़ी क्वेश्चंस छूट जाएँगे, है ना? तो वो टेंशन, वो प्रेशर माइंड का काफ़ी काम करता है। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप अपनी मर्ज़ी से करिए जिसमें भी कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे ये वाला ठीक लगता है कि पज़ल्स लास्ट में की जाएँ, स्पेशली बड़ी वाली पज़ल्स। जैसे ये छोटी है, इसको पहले मैंने कर लिया, ठीक है? ये ईज़ी क्वेश्चंस हैं, कर लेंगे। अब इसमें कैसे कर सकते हैं, देखिए जब हमें यहाँ पे बेजोड़ निकालना है और यहाँ पे हमें काउंट करना है। आप सबसे पहले देखिए डी और एल, ई, ओ, एच, एक्स, ये इन सब के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब डी से एल काफ़ी दूर आता है, ई से ओ काफ़ी दूर आता है, लेकिन एल से एन बहुत पास है, ओ, आर, एक्स, जेड ये पहले। तो हम यहाँ पे डी से एल वाला नहीं गिनेंगे। हमने देख लिया कि सेकंड नंबर वाले में ज़्यादा पास-पास आ रहा है। देखिए मैंने 10 सेकंड में क्वेश्चन किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैं दिख रहा है कि डी, एल दूर है, एल से एन ज़्यादा पास है, तो पहले ये चेक कर लेते हैं। तो एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इन दोनों में से तो कोई एक गया, इसका मतलब, है ना? एक्स, वाई, जेड, अब इसमें एक ही है, तो इसमें भी 1 था, इसमें 2 है, यहीं से हटा दो, ये क्वेश्चन ये वाला आ जाएगा आंसर। फीचर्ड कैसे है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, ये तो करना ही पड़ता है, आगे-पीछे से गिनना ही पड़ता है। एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, ए, बी, सी, डी, ई, एक हो गया। आप उंगली में भी गिन सकते हो, ऐसे लाइन भी खींच सकते हो। टी, यू, 2 हो गए। वी, डब्ल्यू, एक्स, यू, वी, यू, देखिए यहाँ टी, यू के बाद में और कुछ नहीं, तो यू के बाद में भी नहीं होगा फिर, क्योंकि वही तो हो गया ना। आर, एस, टी, ई, डी, ई 3, एफ, जी, एच, आई, जे, के, ई, एफ, ई से भी नहीं होगा क्योंकि डी, ई हो गया। फिर हम आर से करेंगे, आर, एस, टी 4, यू। अब यहाँ पे ये भी देखते जाइए, अगर आपके 4 हो गए तो क्या 4 से ज़्यादा का ऑप्शन है? हाँ, 5 का ऑप्शन है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू एंड देन टी, कहाँ था? यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, टी, यू, वी, ए, बी, सी, ई, एफ, एक और हो गया, 5 हो गया, आंसर 5। ये मैंने क्वेश्चन गलत किया है, और क्यों गलत किया है? क्योंकि यहाँ पे लिखा था सेकंड लास्ट करना है, लेकिन मैंने लास्ट वाला क्लिक कर दिया। कोई नहीं, यही वाली सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। 6 व्यक्ति एक लंबी क्यूज प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, हाँ। वे अलग अलग दूरी पर, क्यू केवल एक व्यक्ति से कम दूरी तक कूदता है, क्यू केवल एक से पीछे है, आर केवल 2 व्यक्ति से अधिक, मतलब आर सिर्फ 2 लोगों से ज़्यादा है, ठीक है? एंड यू पी से अधिक है, यू जो है वो पी से अधिक है, लेकिन टी से कम है, टी से कम दूरी पर कूदता है। टी सबसे ज़्यादा दूरी पर कूदने वाला, यहाँ पे टी आएगा नहीं। अब बची हुई 3 प्लेसेस हैं, 3 ये भी हैं, तो टी को अगर मैंने यहाँ रखा तो यू और पी भर गया। अब जो बच रहा है, कौन बच रहा है? एस बच रहा है। एस को हम यहाँ लिख देंगे, सिंपल सॉल्व हो गया। दूसरा सबसे कम दूरी तक कूदने वाला व्यक्ति कौन है? दूसरा सबसे कम दूरी, क्या? दूसरा यू। यहाँ मैंने पी कर दिया है क्योंकि मैंने ये दूसरा शायद नहीं पढ़ा होगा। टी का स्थान अंतिम से क्या है? टी का स्थान अंतिम से 1, 2, 3, 4, चौथा है। कौन व्यक्ति क्यू से अधिक दूरी तक कूदता है? क्यू से अधिक, एस। ओके, ओके। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा लैंग्वेज लेके है, तो आपको करना आप कर सकते हो। मैं इन सबको लास्ट में रखती हूँ जिनमें लैंग्वेज ज़्यादा होती है, तो इसको मैं इसके पूरा करती जाऊँगी, एंड ये वाले क्वेश्चन मैं पहले करूँगी। कैसे करते हैं? ओनली राइट का कूट क्या है? इसमें क्या है, ये वाले क्वेश्चन कुछ पढ़ना ही नहीं, सीधा पढ़ो ओनली राइट। अब यहाँ पे ढूंढो कि ओनली और राइट कौन कौन सी लाइन में आ रहा है। ओनली इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ इस वाले में ओनली आ रहा है, तो इसमें ही ऐसा कोई टर्म होगा जो इन सब में नहीं आएगा। टीवीएफ को चेक करते हैं, इसमें सही है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो टीवीएफ हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा, क्योंकि अगर दूसरा भी ऐसा कोई वर्ड हुआ जो सिर्फ इसमें हुआ और बाकी 3 में नहीं हुआ, तो उसका भी तो ऑप्शन बन जाएगा ना। लेवल देखते हैं, लेवल सब में है या किसी में भी आ जाए, इसमें तो है तो लेवल नहीं होगा। टेक किसमें है? इसमें है तो नहीं होगा। फॉर्म, फॉर्म भी इसमें है, तो इसका मतलब टीवीएफ पक्का हो जाएगा। ओनली के लिए टीवीएफ पक्का हो गया। राइट के लिए क्या हो जाएगा? अब राइट ढूंढते हैं कहाँ, यहाँ है, और क्या राइट सब बाकी किसी में है? किसी में भी नहीं है। एंड ऑल्सो इसके कोई दूसरे वर्ड किसी और में तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि अकेले हो। लेवल, लेवल है। लेन, लेन अकेला है क्या? नहीं, लेन इसमें है। मीम, ओनली लेवल फ्रॉम,
एक मीम इसमें, इसका मतलब यहाँ पे राइट है। ऐसा कोई वर्ड जो सिर्फ इसमें अकेले हो। वीसी इसमें है, यूएम 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 कहीं नहीं है। ओपी एक्स वाई जेड है, तो ओ यहाँ पे क्या था, यूएम। यूएम आ सकता है, तो टीवीएफ यूएम। एक और चीज़ कर सकते थे हम, ओपी चेक कर सकते थे। यहाँ पे देखो जब टीवीएफ आ गया था तो ऑप्शन में एक इसमें टीवीएफ है, एक इसमें टीवीएफ है, तो इसका मतलब साथ में ओपी या यूएम आ सकता है। ओपी ओपी इस दोनों में है, जबकि दोनों में राइट जो वर्ड है वो नहीं है। इसका मतलब ओपी के लिए राइट वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, राइट के लिए यूएम यूज़ हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं। एबीसी के लिए क्या कूट किया जा सकता है। सो एबीसी ढूंढते हैं, एबीसी यहीं पे है और कहीं पे भी नहीं है, तो ऐसा वर्ड जो इसमें है लेकिन बाकी किसी में नहीं है। तो फॉर्म को मैंने देखा था यहाँ पे भी है, मेमोरी कहीं नहीं है, बाकी लेन ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। अगेन 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 कहीं नहीं है। देखिए मेमोरी और अगेन दो वर्ड हैं ऐसे जो सिर्फ इस लाइन में है, बाकी कहीं नहीं है। इसका मतलब दोनों हो सकते हैं, मेमोरी या अगेन दोनों हो सकते हैं, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, लिखेंगे इसमें। ठीक है, ये वही है हमारी। अब देखिए ये जब भी आ जाए कि वृत्ताकार मेज पे बैठे 8 या 6 लोग बैठे हों और केंद्र के सम्मुख बैठे हों, तो वो जो होती है पजल, वो काफ़ी इजी होती है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्किप कर देती हूँ। लौटते में ज़रूर मैं प्रायोरिटी में रखती हूँ कि सबसे पहले यही वाली की जाए। अमेंडमेंट में पहले तीसरे लिखते जाइए, पहला तीसरा ई, छठा तीन तीन छः तीन छः एम, एंड आठवां एन। इससे क्या वर्ड बन सकते हैं, तो इसे बनेगा मीन, एंड दूसरा बनेगा नेम, और दो बन गए, वही काफ़ी है। एक से अधिक शब्द में हमेशा वाई क्लिक का होता है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कभी चेंज कर दें। फिर ये वाले क्वेश्चंस आप कर लें बहुत आसानी से। केवल कुछ पानी नमक है, केवल कुछ पानी नमक है, कुछ नमक एसिड है, कुछ नमक एसिड है, कोई एसिड बेस नहीं है, कोई भी एसिड जो है वो बेस नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ पानी बेस है, कुछ पानी जो है वो बेस है, बेस और पानी में कोई रिलेशन नहीं। कुछ पानी नमक नहीं है, कुछ पानी जो है वो नमक नहीं है, क्योंकि कुछ पानी, केवल कुछ पानी नमक था, तो ये वाला भी कुछ पानी जो है वो डेफिनेटली नमक नहीं है, तो सेकेंड वाला करता है। कोई डी पी नहीं है, कोई भी डी जो है वो पी नहीं है, कोई पी डब्ल्यू, कुछ पी डब्ल्यू है, कुछ पी जो है वो डब्ल्यू है, कम से कम कुछ ई जो है वो डी है, ई या कुछ कम से कम कुछ ई है जो कि डी है। ठीक है, बना देंगे ऐसे। एटलीस्ट कुछ तो ई है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं, अब इसका जो भी हो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। कोई ई, लेकिन ये तो केवल वाले का है साइन, आप लोग अपने हिसाब से भैया जिसने सीखा हो, मैंने अपने आप से करा है, तो मैं जो मन आता है मैं वो कोडिंग करती हूँ। कोई ई डब्ल्यू नहीं है, कोई ई डब्ल्यू नहीं है, ई और डब्ल्यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। सभी डब्ल्यू के डी होने की संभावना है, सभी डब्ल्यू के डी होने की संभावना नहीं हो सकती, ये वाले तो कभी नहीं हो पाएंगे ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। हम्म। कुछ ओके, केवल कुछ नौकरियां अच्छी हैं, कुछ नौकरियां, केवल वाली कुछ नौकरियां अच्छी हैं, कोई भी अच्छी परिपूर्ण नहीं है। है कुछ टॉपर, केवल कुछ टॉपर परिपूर्ण है, केवल कुछ टॉपर जो है वो परिपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अच्छे कभी भी टॉपर नहीं हो सकते, कुछ अच्छे हैं जो कि कभी टॉपर नहीं हो सकते हैं। टॉपर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टॉपर अच्छे नहीं हैं, कुछ टॉपर जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। हाँ, ये पक्का बात है कि यहाँ पे ये जो कुछ टॉपर हैं जो कि परिपूर्ण हैं, वो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, तो सेकेंड वाला आंसर करेगा, बाकी नहीं करेंगे। कोई भी बुरे शालीन नहीं है, कोई भी बुरे जो हैं वो शालीन नहीं है, सभी अच्छे शालीन हैं, सभी अच्छे जो हैं वो शालीन हैं। केवल कुछ शालीन सागर हैं, केवल कुछ शालीन जो हैं वो सागर हैं। ओके, सभी सागर अच्छे हो सकते हैं, सभी सागर अच्छे हो सकते हैं, केवल कुछ शालीन हाँ हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉमन यहाँ पे भी तो हो सकते हैं, ये भी सागर वाला पोर्शन हो सकता है, तो पहला वाला सही हो गया। कुछ शालीन बुरे नहीं है, कुछ शालीन हैं जो कि बुरे नहीं है। ऐसा कोई भी शालीन बुरा नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होंगे, दोनों आंसर करेंगे। हम्म, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, कैसे होगा ये ऊपर नीचे। ये तो फिर पजल आ गई, पजल स्किप करेंगे, लास्ट में ही करेंगे। ये कर लेते हैं, टी इज लेस देन एफ, टी इक्वल्स टू एफ, इसका मतलब ये वाला या वाले में जाएगा, एंड एफ टी, ओके, एफ इज ग्रेटर देन ई जे के, एंड के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, तो या तो एक या तो दो, दोनों ही बन रहे हैं। एल इज लेस देन आई, एल इज लेस देन इक्वल्स टू आई, एल और आई के बीच में डिफरेंस निकालना है। एल इज लेस देन डी एंड इक्वल्स टू एन,
तो ये भी हो सकता है। एन को हम ढूंढेंगे, पहले या सेकंड वाला चेक कर रहे हैं, तो एल इक्वल्स टू एन के बाद में हम एन ढूंढेंगे, तो एन कहीं पे भी दूसरी जगह नहीं है, तो नहीं होगा ये, तो सेकंड तो पहले ही कैंसिल हो गया। एल इज लेस देन आई, एल इज लेस देन डी आर। अब डी और आर को ढूंढते हैं, और डी और आर भी कहीं नहीं है, सो बेसिकली दोनों ही नहीं आंसर करते हैं। y is less than j, y is less than w, y equals to r is less than j and r is equals to, तो या तो एक या तो दो आंसर करते हैं। ये मैंने गलत किया है, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है। d इज ग्रेटर देन z, d इज नॉट ग्रेटर देन z। हाँ जी, d k इक्वल्स टू z, z ओके, z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू k इज लेस देन इक्वल्स टू। अब दोनों ही कहीं से फिट नहीं हो रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि d इज ग्रेटर देन z एंड d इज लेस देन इक्वल्स टू z। तो या तो एक या तो दो आंसर करेंगे, मतलब कुछ तो होगा, या तो छोटा हो गया, बड़ा हो गया, बराबर होगा, कोई तो होगा ना सही। तो इसलिए ये वाला होगा, इसमें मैंने कन्फ्यूजन में आके क्वेश्चन गलत किया है। आई थिंक ये ओके, बहुत लोगों ने सही किया है। तो यहाँ पे हम आ गए मैथ्स में, मैथ्स नहीं करेंगे, अब वापस से जाते हैं। हमने जो पजल्स छोड़ दी हैं, हम उन पजल्स को पहले सॉल्व करेंगे। अब उनमें भी हम प्रायोरिटी देंगे कि इन पजल्स को जो छोटी छोटी वाली हैं। ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं ना, ये वाली जो पजल है इसको पहले कर लेते हैं, क्योंकि छोटी है, इसके बाद में भी एक है। तो भारत स्पेन इटली 7 रंगों की जर्सी पहनी हुई है, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ओके, अब डायरेक्टली लिखते हैं, भारत स्पेन इटली ब्राज़ील कनाडा नेपाल एंड चाइना। कितने हैं? 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब कलर्स ये हैं, नेपाल और ब्राज़ील ने सफ़ेद और पीली जर्सी पहनी, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। नेपाल और ब्राज़ील, तो नेपाल में या तो पीली हो सकती है या तो सफ़ेद हो सकती है, और ब्राज़ील में भी या तो सफ़ेद या फिर पीली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेकंड लाइन, ना स्पेन ना ही नेपाल ने सफ़ेद या हरी जर्सी पहनी। ना ही नेपाल ने सफ़ेद ना हरी जर्सी पहनी, मतलब नेपाल ने हरी नहीं पहनी है, और सॉरी नेपाल ने सफ़ेद नहीं पहनी, तो नेपाल की कौन सी होगी? पीली हो गई। यहाँ पे क्लियर हो गया, इसकी सफ़ेद हो गई क्योंकि पीली यहाँ पे हो गई, तो ये सारा कैंसिल हो चुका है। अब सेकंड लाइन को फिर से पढ़ेंगे, लेकिन लिखना है, ना स्पेन ना ही नेपाल ने सफ़ेद या हरी जर्सी पहनी। नेपाल का तो अब लिखना ही नहीं है, स्पेन ने सफ़ेद या हरी नहीं पहनी, सफ़ेद ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो इसका मतलब स्पेन ने हरी नहीं पहनी है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, इटली और स्पेन ने लाल और हरी जर्सी पहनी है, लेकिन जरूरी नहीं, इटली और स्पेन ने रेड और ग्रीन। इटली लाल या हरी पहनेंगे, ठीक है। एंड कौन था? इटली हो गया, स्पेन हो गया, स्पेन में अच्छा, स्पेन या तो लाल पहनेगा या हरी पहनेगा। हरी पहले ही बोल दिया कि नहीं पहनेगा, तो लाल इसने पहन ली, हरी इन्होंने पहन ली, ठीक है, ये भी सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद में, लेकिन जो भारत ने बैंगनी जर्सी नहीं पहनी, कनाडा ने नीली या बैंगनी जर्सी नहीं पहनी है। कनाडा ने नीली और बैंगनी नहीं पहनी है, और भारत ने भी बैंगनी नहीं पहनी है, तो भारत बची कौन सी? नीली। नीली भारत ने पहन ली, यहाँ पे बैंगनी आएगा नहीं, तो बैंगनी हमने यहाँ कर दिया, और जो एक कलर बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा कलर बचेगा? नारंगी। नारंगी कलर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। किसने बैंगनी जर्सी पहनी है? चीन ने। चाइना, अरे बैंगनी चाइना, इनमें से कोई नहीं। ओके, कनाडा ने कौन से रंग की जर्सी पहनी है? कनाडा इज नारंगी। सफ़ेद जर्सी इसने पहनी, सफ़ेद 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 सफ़ेद, ब्राज़ील। एंड इसमें से कौन सा सही मिलान है? स्पेन बैंगनी, भारत नीली, सही है। कौन सी टीम ने पीली जर्सी? पीली, नेपाल। ओके, ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन छूट गया था क्या? ओपी, हमने ओपी डिस्कस किए थे। ओपी ओपी यहाँ पे दोनों जगह पे है। मीम लेन राइट, टेक फ्रॉम साउथ मीम। अब देखो, इसमें मीम है जो इन दोनों में कॉमन है, ओपी भी कॉमन है, तो इसका मतलब जो ओपी वर्ड है वो मीम के लिए आएगा। ये हो चुके हैं क्वेश्चंस, ये वाला करते हैं। हाँ, ये मैंने कहा था ये इजी है, इसको पहले कर लेंगे, इसमें प्रायोरिटी दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं, वृत्ताकार हैं और केंद्र के सम्मुख बैठे। पी टी से दूसरे स्थान पर, लेकिन आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। पी जो है आर के दाएं से एक दो दूसरे स्थान पर, सॉरी आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है टी, और पी से दूसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब पी इधर यहाँ आएगा, इधर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बन रही है हमारे पास में, तो हम दो प्रोबेबिलिटी बना लेंगे। आर और टी ये फिक्स हो गया, यहाँ पे पी रखेंगे, और यहाँ वाले में यहाँ पे पी रखेंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या है? आर एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ और यहाँ एस नहीं आएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे तो एस है ही नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा एस, ठीक है। देन क्या है? टी यू का
एस और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एस और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो टी 1 2 3 एस यहाँ पे आना पड़ेगा एस को, एस 1 2 3 एस, तो एस तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो यार पहले ही कैंसिल हो जाएगी। अब टी के बाद में एस यहाँ, ये कैसा क्वेश्चन है? ओके पी बैठा हुआ है ना यहाँ पे, ओके सॉरी, ये टी हो गया, यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, सॉरी 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 मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे क्या है, एस और टी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो एस और टी के बीच में यहाँ पे 3 लोग बैठा देंगे, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती, और टी और एस के बीच में यहाँ पे है, क्योंकि एस यहाँ पे आर के बगल में नहीं है, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ से गलत हो गया, इस वाले पे एग्जीक्यूट करेंगे सब कुछ साफ साफ में। अब देखो क्या है बाकी का, एस क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस जो है वो क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं, क्यू यहाँ नहीं आएगा, क्यू यहाँ नहीं आएगा। देन टी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी यू का पड़ोसी नहीं है, तो यू यहाँ नहीं आएगा। डब्ल्यू आर से 2 स्थान दूर बैठा हुआ है, तो 2 स्थान दूर यहाँ पे या तो डब्ल्यू बैठ सकता है, या तो डब्ल्यू यहाँ बैठ सकता है। देन हमारे पास है क्यू, यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो यू के दाएं से तीसरे स्थान पर क्यू है। ओके, केवल एक व्यक्ति यू और वी के बीच में बैठा है, तो यू ऐसी जगह पे बैठेगा जहां से 2 स्थान दूर भी कुछ हो और 1 स्थान छोड़ के भी। तो अगर हमने यू को यहाँ बैठाया, तो उससे 1 2 प्लेसेस छोड़ के क्यू भी आ जाएगा, यू के दाएं से, और दाईं ओर ही आएगा, और एक साइड छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने यू को बैठाया, यहाँ पे क्यू बैठा देंगे, और क्या था, यू और वी के बीच में वी यहाँ पे आ जाएगा, तो डब्ल्यू को यहाँ आना पड़ेगा, और क्यू और डब्ल्यू पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन भी गलत है। ओके क्यू यहाँ कर दो, वी यहाँ पे कर दो, डब्ल्यू यहाँ कर दो, सिंपल हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आई गेस सॉल्व हो ही गया है। पी और वी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, पी और वी के बीच में, पी के बाएं से गिना जाता है, तो 1 2 3 4, एंड डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसी पी टी, पी और टी, ये क्वेश्चन ने ज़्यादा टाइम लिया है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, टी यू का निकटतम पड़ोसी, टी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वी एस के बाएं से तीसरे, वी और एस आसपास है, यू क्यू और टी के बिल्कुल बीच में बैठा है, यू और क्यू और टी के बीच में बैठा हुआ है यू, यही तो था ना यू, हाँ, तो क्यू के दक्षिण मतलब क्लॉक वाइज गिना जाता है, हाँ जी ये सही है। आर के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, 1 2 3 एस, आर के बाएं गिने जाने पर आर डब्ल्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, आर के बाएं से गिने जाने पर 1 2 3 4 5 सॉरी सॉरी, सो हमारे पास में ये वाली पजल भी हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा टाइम ले लिया इसने, इतना लेना नहीं चाहिए था, इतना टाइम लेती है तो मैं छोड़ देती हूँ, यहाँ पे तो टाइमर नहीं चल रहा है तो मैं नहीं छोड़ रही हूँ। 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति में बैठे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति 5 शासन है, पंक्ति 1 में इतने बैठे हुए हैं, जो कि उत्तर की ओर सम्मुख है। अच्छा ये मत समझ लेना उत्तर दक्षिण तो एक दूसरे के सामने ही होंगी, जब तक यहाँ पे ये लिखा ना हो कि दी गई समय एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के अन्य सदस्य के सम्मुख है, एक दूसरे के सामने बैठे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ये वाले इधर मुँह कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे होते हैं, तो देख लेना अपने हिसाब से, 1 2 हमेशा बीच वाला थोड़ा बड़ा रखना, सो दैट जब प्लेसिंग होती है तो एक आइडिया लगा रहता है, ठीक है। ऊपर कौन बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा उत्तर की ओर सम्मुख है, आर एस टी यू वी, तो यहाँ पे लिख देंगे आर एस टी यू वी, ये वाले कौन है, एफ जी एच आई जे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, टी उस व्यक्ति के दाईं ओर से तीसरा बैठा है जो एफ के सम्मुख है, एफ ऊपर है ना, तो एफ को लिखेंगे इसके जो सम्मुख है, उस व्यक्ति के दाईं ओर से तीसरा बैठा है टी, सॉरी टी, एफ और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, अब इधर तो बैठा नहीं सकते, नंबर बढ़ जाएगा, 5 ही बैठा सकते हैं, तो एफ और आई के बीच में 2 लोग बैठ गए। जो व्यक्ति यू के सम्मुख है वो एच के ठीक बाईं ओर, एच कहाँ है, ऊपर है, तो एच के ठीक बाईं ओर इधर है, वो यू के सम्मुख है, तो यू के ऊपर खाली एन एच, तो यू यहाँ नहीं आ सकता, यू यहाँ रखेंगे तो एच यहाँ रख सकते हैं, और यू यहाँ नहीं कर सकते, तो यू और एच ये पोजीशन बना सकते हैं। एच और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो इधर बैठ नहीं सकता, तो जे को हम यहाँ बैठा देंगे, एंड जो जी के सम्मुख है वो आर के बाएं से दूसरी, अब यहाँ पे एक ही प्लेस बची है जी के लिए, वो ये है, और जो जी के सम्मुख है वो आर के दाईं ओर से दूसरी ओर है, तो आर के दाईं ओर से दूसरी ओर हो गया, एच वी के सम्मुख है नहीं, तो वी के सम्मुख जे हो जाएगा, और जो बच रहा है, कौन बच रहा है, आर एस टी यू वी, आर एस एस बच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको यहाँ प्लेस करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगा हमारा काम। लेकिन कौन दोनों प्रतिनिधित्व करता है, ओके जी आई वी टी, सॉरी जे आई वी टी, जे आई वी टी, आर के सम्मुख व्यक्ति के दाईं ओर कौन बैठा है, मुख्य व्यक्ति, आर के सम्मुख व्यक्ति के दाईं ओर जे बैठा हुआ है,
जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जे जी के दाईं ओर से दूसरे, जे जो है वो जी के दाईं ओर से, वी उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी जो जी के सम्मुख है नहीं। एच और आई दोनों जी के निकटतम पड़ोसी हैं, एच और आई दोनों जी के निकटतम पड़ोसी हैं, ये सत्य है। ओके, निम्नलिखित कौन एस के सम्मुख है? एस के सम्मुख है एच। ओके, जे एस के निकटतम पड़ोसी में से एक के सम्मुख है। जे एस के निकटतम पड़ोसियों नहीं, जे आई के निकटतम पड़ोसी है। दिए गए बिल्कुल कोई सत्य है। यू एस और टी के बीच में बैठा है, यू जो है एस और टी के बीच में बैठा है, सत्य निकालना है, सत्य है ये। और ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं सारे के सारे। फिर भी हम देख लेते हैं रीजनिंग में हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। जब आप करोगे तो यहाँ पे तो दिख जाएगा, मैं सॉल्यूशन में देख रही हूँ इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा है। ओके, एक कोई पजल बची थी शायद। सारे हो गए शायद। सारे हो गए। अब हम मैथ्स को करते हैं।